फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में आप क्या कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब में क्या कर सकते हैं, और भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद। आपके मन में जरूर ये सवाल उठता होगा, यदि आप डी फार्मा में एडमिशन लेने वाले होंगे या फिर फर्स्ट ईयर में होंगे या सेकेंड ईयर में होंगे या फिर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट करा लिया होगा, फिर भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो डी फार्मा के बाद आपका जो सबसे बड़ा और सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का होता है कि नहीं? क्योंकि हर कोई चाहता है कि समाज में अभी ज़्यादा इज्जत यूपी बिहार वालों का साइड का, एमपी वालों राजस्थान वालों का साइड का देखें तो जब तक सरकारी नौकरी नहीं तब तक वो रुतबा नहीं, है कि नहीं? अगर लड़का है तो आप अच्छे से मेरे बात को आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि सरकारी नौकरी का क्या महत्व है कि नहीं? तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का क्या सैलरी रहता है ये आपको बता देता हूं, और कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है। और बहुत मन में कंफ्यूजन होता है कि क्या सर हम एलिजिबल हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि आपका किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का यदि वैकेंसी आती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संस्था के द्वारा आए, वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डी फार्मा जरूर रहेगा। और क्वेश्चन भी डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस से ही पूछा जाता है, न कि आपका बी फार्मा और एम फार्मा के सिलेबस से पूछा जाएगा। यदि कोई बंदा एम फार्मा भी किया हुआ है तो भी उसको डिप्लोमा के सिलेबस से ही क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी होता है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना। जैसे कि वैकेंसी किसके द्वारा आती है, तो एनएचएम के द्वारा आती है, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं रेलवे फार्मासिस्ट, या तो कह सकते हैं ईएसआईसी के द्वारा आता है, या तो एम्स फार्मासिस्ट का वैकेंसी आता है, सिपाही फार्मा का वैकेंसी आता है। तो कई सारे गवर्नमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके द्वारा या तो टेम्पररी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहते हैं, या तो परमानेंट वैकेंसीज आती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला वैकेंसी है, मैं कहूंगा कि आप वो भी जरूर करें, क्योंकि इसके द्वारा जो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वैकेंसी मिल रही है तो उससे एक्सपीरियंस ऐड होता है। कोई भी अदर प्राइवेट में भी कहीं बेहतर जगह आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको वहां एक्सपीरियंस मांगेगा, और ये एक्सपीरियंस वहां पे वैलिड होता है। ठीक है, तो ये रहा गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का फायदा सुन लीजिए कि आपका सैलरी 45 टू 55 के लमसम में होता है। 55K के अप्रॉक्स में आपकी सैलरी लगती है, लगभग 45 से 55 हजार तक का सैलरी आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का रहता है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट जॉब। तो आप किसी भी अस्पताल में देख लीजिए कि एक मेडिसिन काउंटर पे फार्मासिस्ट का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है, तो फार्मासिस्ट का तो जरूरत पड़ता ही है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ इंस्टीट्यूशन वगैरह चलती हैं, हेल्थ के कहते जो कि कैंपस वगैरह होता है, उसमें आपको फार्मासिस्ट का जरूरत पड़ता है। तो वहाँ पे भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आप कहीं ना कहीं 1-2 सीट या फिर ज़्यादा सीट के लिए तो वैकेंसी नहीं आती, लेकिन कुछ कुछ सीटों के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। तो इसका भी सैलरी आप कह सकते हैं कि आपका 15 to 25,000 के बीच में वेरी करता है ना, 15 से 25 हज़ार के बीच में यहाँ पर सैलरी रहती है। और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक्सपीरियंस भी ऐड होता है। ठीक है, चलिए ये रहा जॉब। अब बात कर देते हैं कि यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, यदि आप अच्छे से बोल पाते हैं, आप अपने मन के बातों को किसी को भी अच्छे से समझा सकते हैं, एमआर वही बेहतर बन सकता है जो अपने आप को बेटर वे में एक्सप्रेस कर सके। दूसरे को इंप्रेस करना है, होता है ना कि आप अपने दवा से दूसरों को इंप्रेस कर लें कि भैया ये दवा इज द बेस्ट, है ना। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा तभी आप अपने नॉलेज को डिलीवर कर पाएंगे। तो आपका यदि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप यदि अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को डिलीवर कर पाते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन एमआर हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एमआर की सैलरी थोड़ा सा हाई रहता है। ठीक है, एक बेहतर ऑप्शन आपको एमआर के तौर पे मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस बेहतर होना चाहिए, और आपका नॉलेज भी ठीक
ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप इसका ये जॉब पर आप कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बोलकर इंप्रेस करना होता है, बताकर इंप्रेस करना होता है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा उसे दवा का कंपोजिशन क्या है, कैसे वो किस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करता है, क्या चीज़ को क्योर करेगा, तब तक आप कैसे बेहतर एमआर बन पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड। अब थर्ड क्या, मेडिकल स्टोर। जो मैक्सिमम डिप्लोमा इन फार्मेसी करने वाले बच्चों का चॉइस रहता है कि मेडिकल स्टोर, यहाँ पे स्टोर लिखा गया है, मिस्टेक है, STOR होगा, तो स्टोर, मेडिकल स्टोर आप अपना डाल सकते हैं। जी हाँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर कंप्लीट करिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करिए, उसके बाद अपने रजिस्ट्रेशन को लाइसेंस करवाइए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप बन जाएंगे, उसके बाद लाइसेंस अप्रूव करवाइए और आप अपना मेडिकल स्टोर आप डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, मेडिकल स्टोर कैसे डालना है इस पर एक स्पेशल वीडियो आ जाएगी, यदि आपका रिक्वेस्ट रहेगा। वैसे पहले भी कई सारे वीडियोस इस तरीके के हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिल सकता है। ठीक है, अब बात रही चौथे नंबर पे, मैं मानूंगा कि आपको पढ़ने में शौक है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हायर स्टडीज़ की ओर भी जा सकते हैं। हायर स्टडीज़ में आप लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्म कर सकते हैं, और बी फार्म करने के बाद आप एम फार्म कर सकते हैं, एम फार्म करने के बाद PhD कर सकते हैं, आप काफ़ी हाई लेवल तक भी जा सकते हैं। अब हायर स्टडीज़ क्यों करें? क्योंकि हायर स्टडीज़ आप करते हैं तो आपके पास एक और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है इंडस्ट्री में जॉब करने का। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर बैचलर वाले स्टूडेंट को या फिर एम फार्म को स्टूडेंट को ही ज़्यादा मौका मिलता है। ठीक है, और आप एकेडमिक में भी जा पाएंगे। यदि आप बी फार्म कर लेंगे तो डी फार्म वाले को पढ़ा सकेंगे, किसी भी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप काम कर पाएंगे। तो इसलिए भी आपको हायर स्टडीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप एलिजिबल हैं, यदि आपके पास फाइनेंशियली ठीक है और आपका एज अभी लगभग 20, 22 या 24 के अप्रॉक्स में है, तो आप हायर स्टडीज़ को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा वीडियो? अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक, शेयर कर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और हम लोग मिलते रहेंगे। किस प्रकार के कंटेंट चाहिए, क्या आपको दिक्कत आ रही है, कमेंट करिए, मैं उस पर जरूर विशेष करके ध्यान दूंगा और उस पर वीडियोस बना के आपको नोटिफाई करता रहूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।